हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिवीजन सीरीज हमारी चल रही थी, उसका पहला वीडियो आपके बीच आ चुका था, जिस वीडियो में हम लोगों ने इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे चार्ट वाइज कवर किया था, और पूरी सीरीज हमारी चार्ट वाइज ही चलेगी। और यहां पर देखा जाए, आज अपने इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग रिवीजन सीरीज के अंतर्गत बात करेंगे जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें हैं। इस टॉपिक से संबंधित सवाल आप यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा हो, कोई एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, हर परीक्षा में जब इतिहास पूछा जाता है, ये टॉपिक फेवरेट टॉपिक है यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग का, बीपीएससी लोक सेवा आयोग का, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का, एमपीपीएससी का। इवन किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में आप जाएंगे, अगर इतिहास पूछा जा रहा है तो यहां से क्वेश्चन आना लाजमी है। ठीक है, और इस टॉपिक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। रिवीजन सीरीज के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लगातार अनावरत रूप से कवर करते हुए चल रहे हैं। आप रिवीजन सीरीज का फायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को साझा करिए, वीडियो को साझा करिए, लाइक करिए, पसंद आए कमेंट करिए, जो कुछ भी कर रहा है वो आप करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन करते रहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर चलिए हम लोग चर्चा करते हैं अपने रिवीजन सीरीज के अंतर्गत। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। एक तरफ दे रखा है पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें और दूसरी तरफ उनके लेखक एवं संपादक के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के जो लेखक या संपादक है वो कौन है? मदन मोहन मालवीय है। इंडियन मिरर की बात कर ले तो इंडियन मिरर किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इंडियन मिरर किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर हम इंडिपेंडेंट की बात कर ले तो इंडिपेंडेंट लिखी गई है मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और ये यूपी पीसीएस 2012 में पूछा भी गया है। ठीक है, यूपी पीसीएस 2012 में पूछा जा चुका है कि इंडिपेंडेंट किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिपेंडेंट लिखी गई है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखें, काल के बारे में पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस 2019 में क्वेश्चन आया था, काल। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? काल लिखी गई है शिवराम महादेव परांजपे के द्वारा। आगे देखें, कामरेड और हमदर्द किसके द्वारा लिखी गई है? कामरेड और हमदर्द जो लिखी गई है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर हम केसरी की बात कर ले, केसरी किस भाषा में लिखी गई है? केसरी जो लिखी गई है मराठी में लिखी गई है, जबकि जो मराठा है ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। और ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, केसरी और मराठा से संबंधित ये सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है कि केसरी किस भाषा में? केसरी मराठी में है, और मराठा द मराठा किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में है। ठीक है, तो यहाँ पे केसरी मराठी में, द मराठा अंग्रेजी में, तथा गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। वहीं पर हम बात कर ले कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है अरविंद घोष ने। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई किताबें आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संबंधित सवाल यहां से बार बार पूछे गए हैं, याद रखिए। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये पुस्तकें किनके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे चर्चा करें। बंगाली, अ नेशन इन मेकिंग, ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करें भवानी मंदिर के बारे में बात कर ले। भवानी मंदिर किसने लिखी है? भवानी मंदिर के जो लेखक है उनका नाम है बारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखी गई है। अब महात्मा गांधी की बात कर ले। महात्मा गांधी से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, ये किताबें किसकी हैं? ये किताबें हैं महात्मा गांधी की। संपादक कौन? महात्मा गांधी हैं इनके। ठीक है, आगे हम बात कर ले संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखी गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। सोम प्रकाश के बारे में चर्चा कर ले, आपका पीवाईक्यू भी है। सोम प्रकाश किसने लिखी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लिखी गई है सोम प्रकाश। ठीक है, वहीं पर हम आगे बात कर ले अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो थी ये किसके द्वारा लिखी गई है? यहां पर देखा जाए तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा मिलकर लिखी गई है। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा मिलकर कौन सी पत्रिका लिखी गई है? अमृत बाजार पत्रिका लिखी गई है। ठीक है, आगे चर्चा करें कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये किसने लिखी है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया लिखी है एनी बेसेंट ने। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है। आप इतिहास का पीवाईक्यू उठा के देखिए, सारे टॉपिक यहां पर जो बताए गए हैं, पॉइंट्स बताए गए, ये सब कुछ आपके पीवाईक्यू के हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। फ्री हिंदुस्तान किसने लिखी है? फ्री हिंदुस्तान लिखी है तारकनाथ दास ने। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने लिखी है। वहीं पर द रेवोल्यूशनरी किसने लिखी है? सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी है। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया है द रेवोल्यूशनरी। आगे देखें, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा रस्त गिरफ्तार किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताबें लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यूपी पीसीएस 2016 में पूछा भी जा चुका है। यहां पर देखा जाए तो इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे चर्चा करें, अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखी है। ठीक है, वहीं पर इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, ये सब किसकी कृतियां हैं?
इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल, ये सब कृतियां हैं अबुल कलाम आजाद की। किसकी? अबुल कलाम आजाद की कृतियां हैं ये सब। ठीक है, चलो आगे देखें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तथा मेरी कहानी, ये सब किसकी कृतियां हैं, किसकी रचनाएं हैं? ये सब जवाहरलाल नेहरू की रचनाएं हैं। ठीक है, चाचा नेहरू की रचनाएं हैं ये सब। आगे देखें, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये किसकी कृति है? लाला हरदयाल की रचना है। वहीं पर इंडिया अर्नेस्ट, इंडियन अर्नेस्ट किसकी रचना है? वैलेंटाइन शिरॉल की रचना है। ठीक है, वैलेंटाइन शिरॉल की रचना है। आगे चर्चा कर ले, इंडिया फॉर इंडियंस किसकी रचना है? ये चितरंजन दास की रचना है। चितरंजन दास देशबंधु की रचना है। आगे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसकी रचना है? ये वीर सावरकर की रचना है, विनायक दामोदर सावरकर की रचना है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857। आगे चर्चा करने, होम एंड द वर्ड तथा गीतांजलि, ये किसके द्वारा लिखी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर जो नील विद्रोह से संबंधित पुस्तक थी नील दर्पण, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो नील दर्पण लिखी गई है दीनबंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है नील दर्पण। आगे देखें, सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब किसकी कृतियां हैं? सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी, ये सब कृतियां जो है ये प्रेमचंद्र की है। ठीक है, ये उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया था सोजे वतन के बारे में। ठीक है, तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी किसकी कृति है? प्रेमचंद्र की कृति है। आगे देखें, बंग ए दर्रा तथा तराने हिंद, ये किसकी रचनाएं हैं? तो मोहम्मद इकबाल की रचनाएं हैं। ठीक है, मोहम्मद इकबाल की रचना याद रखिएगा, इस बार हो सकता है आपके आरओ में पूछ सकता है। ठीक है, बंग ए दर्रा तथा तराने हिंद, ये किसकी कृति है? मोहम्मद इकबाल की कृति है। वहीं पर चर्चा कर ले, बाल भारती किसकी कृति है? बाल भारती है मैथिली शरण गुप्त की कृति। आगे देखें, भारत दुर्दशा किसकी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है। वहीं पर कांग्रेस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, किसने लिखी है? पटभी सीतारामैया ने लिखी है। ठीक है, और यही पटभी सीतारामैया है जिनके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि पटभी सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। ठीक है, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो पटभी सीतारामैया ने कौन सी किताब लिखी है? कांग्रेस का इतिहास लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की रचना है। वहीं पर इंडियन स्ट्रगल, जो इंडियन स्ट्रगल है किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है और सुभाष चंद्र बोस की जीवनी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो जीवनी लिखी गई वो हुट्टोवे के द्वारा लिखी गई थी, द स्प्रिंगिंग टाइगर, वसंत का बाघ, जिसको जैसे स्प्रिंगिंग टाइगर को हिंदी में क्या कहते हैं? वसंत का बाघ कहते हैं। तो स्प्रिंगिंग टाइगर किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। किसके द्वारा लिखी गई थी? हुट्टोवे के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आगे देखें, आनंद मठ तथा देवी चौधरानी, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आनंद मठ से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। देवी चौधरानी, ये दोनों किताबें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। तथा बंदी जीवन किसने लिखा है? बंदी जीवन लिखा है सचिंद्रनाथ सान्याल ने। तो यहां पर हमने महत्वपूर्ण जो पत्र पत्रिकाएं थी उन पे चर्चा की, और जितने भी इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं या भविष्य में जिनसे सवाल बनने की संभावना है, पुनः पूछे जाने की संभावना है, उन सब पत्र पत्रिकाओं को हमने अपने इस वीडियो में यहां तक कवर किया। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। बेसिकली शॉर्ट में यहां पर यह बताया गया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से संबंधित जो सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रम बनाने को दे देता है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ। ये चार्ट उसी चीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आप आरओ की परीक्षा ले लीजिए, यूपी पीसीएस की परीक्षा लीजिए, उसमें आप देखिए ऐसे ही क्रम बनाने वाले सवालों की संख्या थी तीन सवाल पूछे गए थे आपसे क्रम बनाने के, जो इतिहास से संबंधित थे। ठीक है, अब उन इतिहास से संबंधित जो क्रम बनाने वाले सवाल थे, उन क्रम बनाने वाले सवालों को आप यहां से कवर कर सकते हैं आसानी से। एक बार आप इस चार्ट को देखिए, याद कर लीजिए, दिमाग में बैठाइए। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख लीजिए। जब इसका हम पीडीएफ शेयर करेंगे, ठीक है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो आप प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ को देखिएगा। उसके बाद रिवीजन करने में सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, सब कुछ आपको आसान लगेगा, एकदम समझ लिए मक्खन की तरह सारी चीजें याद हो जाएंगी सिंगल शॉट तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार अभी देखिए, 1-2 बार और देखिएगा, सारी चीजें आपकी तैयार होती जाएंगी। कुछ भी आपको लगेगा नहीं, आप खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो होंगे, बहुत लंबा वीडियो बनाने का प्रयास मेरा नहीं है, मैं बहुत लंबे वीडियो बनाता नहीं हूँ। छोटे वीडियो बनाऊंगा, लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा, और उस वीडियो से आप आसानी से एक एक टॉपिक का रिवीजन करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। एक तरफ आंदोलन एवं घटनाएं दे रखी है, दूसरे तरफ उसका वर्ष दे रखा है, और तीसरे तरफ संबंधित विषय तथा व्यक्ति के बारे में दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए, सबसे पहले बंग भंग आंदोलन जो था,
बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में हुआ और बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, किस लिए हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंग भंग आंदोलन हुआ कब? 1905 में। आगे चर्चा कर ले, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का जो विभाजन है ये 1907 में हुआ। नरम एवं गर्म दलों का विभाजन हुआ सूरत में। ठीक है, जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गर्म दल में कहां पर होता है? सूरत में होता है। कब होता है? 1907 में होता है और यहीं पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आगे चर्चा कर ले, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? ये दिसंबर 2016 में हुआ, सॉरी दिसंबर 1916 में हुआ। ठीक, दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। ठीक है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जब लखनऊ पैक्ट होता है, बेसिकली है क्या? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच यहां पर समझौता होता है। मॉन्टेग्यू घोषणा, जो मॉन्टेग्यू घोषणा है ये कब होता है? ये 20 अगस्त 1917 और यहां से ही संबंधित सवाल पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, लखनऊ पैक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और ठीक है, ये सारे टॉपिक ऐसे ही आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दे देता है सेट करने के लिए। सेट करिए इसको, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहां पर देखे रहिए, जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी ये 20 अगस्त 1917 को हुई थी। भारत राज्य सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा यहां पर हुई थी। ठीक है, आगे देखें रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में आया था। इसको काला कानून नाम दिया गया। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया इसको। ठीक है, जो रॉलेट एक्ट था इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। काला कानून की संज्ञा दी गई। मार्च 1919 में आया था रॉलेट एक्ट। आगे बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात कर ले तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जनरल डायर द्वारा जनसंहार किया गया यहां पर अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में जनसंहार किया गया जलियांवाला बाग में। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। खिलाफत आंदोलन कब चला? खिलाफत आंदोलन चलता है 1919 में। यहां पर देखा जाए शौकत अली और मोहम्मद अली इससे संबंधित व्यक्ति थे। ठीक है, आगे देखें कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था ये कब हुआ? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन जो होता है ये दिसंबर 1920 में होता है और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया। ठीक है, कौन से आंदोलन, यहां पर देखा जाए असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो जो नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, उसी में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखें, असहयोग आंदोलन जो आरंभ होता है कब होता है? 1 अगस्त 1920 को आरंभ होता है। महात्मा गांधी के द्वारा, मतलब महात्मा गांधी से संबंधित व्यक्ति थे और तिलक की मृत्यु भी 1 अगस्त 1920 को ही हुई थी। ठीक है, तिलक की मृत्यु इसी दिन हुई थी। आगे चर्चा कर ले चौरी चौरा कांड। ठीक है, असहयोग आंदोलन जिस दिन खत्म हुआ, चौरी चौरा कांड के कारण, मतलब उसको आधार बनाया गया कि चौरी चौरा कांड हो, इसी वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है। यहां पर देखा जाए चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कहां हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेम वैसे चल रहा है जैसे इतिहास में घटित घटनाएं हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले रॉलेट एक्ट आया मार्च 1919 में, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है, उसके बाद कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। अब 4 ऑप्शन ऐसे ही सीधे सीधे पॉइंट दे देंगे आपको। कथन 1 2 3 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना होगा। तो आप याद रखिएगा, पहले रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन, फिर उसके बाद कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है और सेम उसके बाद क्या होता है? असहयोग आंदोलन आरंभ होता है। असहयोग आंदोलन के बाद चौरी चौरा जो कांड है, चौरी चौरा कांड होता है 1922 में। फिर उसके बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में होता है। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास से संबंधित व्यक्ति थे। आगे साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। यहां देखा जाए जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। 7 सदस्यीय आयोग का जो साइमन आयोग था उसका गठन किया गया। कब? नवंबर 1927 में। अध्यक्ष कौन? जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था और यहां पर टोटल 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। इसी वजह से साइमन कमीशन का विरोध भी किया जा रहा था। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आता है? यहां पर स्थापना और भारत आने के जो टाइम है दोनों में अंतर है। नवंबर 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि 3 फरवरी 1928 को, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को ये भारत आता है और विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की गंभीर चोट लगती है तथा बाद में मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है साइमन कमीशन। आगे चर्चा करें नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? ये अगस्त 1928 में आती है। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है और यहां पर देखा जाए
पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते, जो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार की जाती है। फिर उसके बाद देखा जाए बारदौली सत्याग्रह होता है। बारदौली सत्याग्रह कब होता है, यहां पर देखिए पहले नेहरू रिपोर्ट आई है अगस्त 1928 में, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है बारदौली सत्याग्रह। ठीक है, तो दोनों में सेट करने के लिए अगर जो आए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो याद रखना पहले नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो नेहरू रिपोर्ट के बाद में देखा जाए तो बारदौली सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, और यहां पर देखा जाए गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, और बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही देखा जाए तो जो वल्लभ भाई पटेल थे इनको सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे देखें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, ये कब हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड जो था ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। कब, 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। ठीक है, किसके द्वारा बम फेंका गया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। कब फेंका गया था, 8 अप्रैल 1929 को। बारदौली सत्याग्रह पहले हुआ, देखिए नेहरू रिपोर्ट पहले आई। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट से पहले चलते तो सबसे पहले देखिए साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। साइमन कमीशन के भारत आगमन के बाद में देखा जाए तो विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के बाद गवर्नर जनरल ने कहा कि भारतीय अपना कानून खुद से बना के दिखाए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट तैयार करके दे दी गई। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट अगस्त में तैयार करके दी गई, अगस्त 1928 में। वहीं पर देखा जाए अक्टूबर 1928 में क्या हो रहा है, अक्टूबर 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ, और 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड होता है। तो ये चारों आपसे ऑर्डर ऐसे दे सकता है, याद रखिएगा, इसको इसी ऑर्डर में आपको सेट करना है। चलिए आगे देखें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन तथा स्वाधीनता दिवस। यहां पर देखा जाए तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था ये कब होता है, ये दिसंबर 1929 को होता है। ठीक है, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, इसी लाहौर अधिवेशन में देखा जाए, ठीक है, 19 दिसंबर 1929 में होता है, और यहीं पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, किसका, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद देखा जाए स्वाधीनता दिवस, स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में, स्वाधीनता दिवस की घोषणा के रूप में मनाने की घोषणा की गई। ठीक है, यहां पर देखा जाए स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी, जो 26 जनवरी था उसको। आगे चर्चा करें दांडी मार्च कब होता है। दांडी मार्च जो है ये 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 के बीच में होता है। 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 के बीच में होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। 5 अप्रैल तक दांडी मार्च चलता है, उसके बाद 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है, नमक कानून तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा। अगर पूछ ले नमक कानून कब तोड़ा गया, किस डेट को तोड़ा गया, तो 6 अप्रैल। अगर सिर्फ दांडी मार्च की बात कर ले कि दांडी मार्च कब तक चला, तो 12 मार्च को शुरू हुआ था, 5 अप्रैल को खत्म हुआ। ठीक है, चलो आगे देखें सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च पहले हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, नमक कानून का उल्लंघन किया गया और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। आगे चर्चा करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था ये कब से कब तक, तो ये 12 नवंबर को शुरू हुआ। 12 नवंबर 1930 से स्टार्ट होता है और 19 जनवरी 1931 तक चलता है। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड था उसी की अध्यक्षता में लंदन में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला, ये जरूर याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछता है। यहाँ पर 3-4 इवेंट दे देगा। ठीक है, कि स्वाधीनता दिवस, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करिए। तो आपको सीधे सीधे लिख दे रहा है 1 2 3 4, जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा 1 2 3 4 उसी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे देखें गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब होता है, ये 5 मार्च 1931 को होता है। यहां पर देखा जाए महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा यहां पर की जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था नमक कानून को तोड़ के, उस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा यहां पर की जाती है महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य जो समझौता होता है उसी समझौते के तहत। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। आगे देखें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 के बीच में, और गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखें जो कम्युनल अवार्ड था। ठीक है, कम्युनल अवार्ड यहां पर देखा जाए कम्युनल अवार्ड कब आया, 16 अगस्त 1932 को आया। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जो कम्युनल अवार्ड था बेसिकली इसका उद्देश्य ही यही था कि जो दलित हैं, दलितों के बीच में भी फूट डालो राज करो की नीति का बीजारोपण करने का प्रयास किया गया था।
तो मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना संबंधित था कम्युनल अवार्ड से। कब आया था कम्युनल अवार्ड? 16 अगस्त 1932 को आया था। पूना पैक्ट कब होता है? यहां पर देखा जाए पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को होता है। कब? 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य यह समझौता होता है। पूना पैक्ट कब होता है जरूर याद रखिएगा। देखा जाए तो पहले आता है कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड आने के बाद देखा जाए आता है पूना पैक्ट। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप याद रखिएगा। आगे देखें तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है ये कब होता है? ये 17 नवंबर 1932 से शुरू होता है और 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। आगे देखें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1934 में। किसके द्वारा? देखा जाए इससे संबंधित जो व्यक्ति थे उनके बारे में जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी। ठीक है, एस.एम. जोशी, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी इससे संबंधित व्यक्ति थे। आगे देखा जाए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब होता है? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है मई 1939 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, कांग्रेस से जब त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने कहा था पटभी सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है, और इसी चीज से क्षुब्ध होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखें। मुक्ति दिवस जो बनाया गया, तो मुक्ति दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को सेलिब्रेट किया गया। यहां पर देखा जाए मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद मनाया गया। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसी के दौरान जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, आगे देखा जाए पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान की मांग जो होती है ये लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी जाती है। और लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो लाहौर अधिवेशन 22 से 24 मार्च 1940 को होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान की मांग 22 से 24 मार्च 1940, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन यहीं पर होता है। आगे देखा जाए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया। वायसराय लिनलिथिगो इस टाइम पर था। ठीक है, जो अगस्त प्रस्ताव के टाइम भारत का वायसराय कौन था, किसके द्वारा लाया गया? तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा लाया गया था। आगे चर्चा करें क्रिप्स मिशन। सेम यूपीपीसीएस 2024 का सवाल। क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942 में आया था। किसके नेतृत्व में? स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 9 अगस्त 1942 को होता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता है। शिमला सम्मेलन कब होता है? ये 1945 में होता है। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था। उसके बाद नौसेना विद्रोह, यहां पर देखा जाए तो ये 18 से 23 फरवरी 1946 के बीच में होता है। कहां पर? मुंबई में HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा किया जाता है ये। ठीक है, और सेम यही सवाल आपसे पूछा था। सेम यही सवाल आपसे यूपीपीसीएस में पूछा गया था। और देखिए आप खुद से देखिए, इन्हीं 4 पॉइंट को पूछा गया था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आगे पीछे करके दे दिया गया था और आपसे पूछा गया था इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करिए। ठीक है, कालानुक्रम के अनुसार सेट करिए। अब कालानुक्रम के अनुसार आपको सेट करना था, सीधे सीधे एकदम सीधा सा फंडा था। जिसको ये चार्ट याद रहेगा वही इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकता है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ। ठीक है, तो यहां पर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रिप्स मिशन के बारे में देखा जाए तो क्रिप्स मिशन कब होता है? क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945 में हुआ। नौसेना विद्रोह जो होता है ये 18 से 23 फरवरी 1946 के बीच में होता है। और वहीं पर देखा जाए प्रधानमंत्री जो इटली है, इटली की घोषणा कब होती है? इटली की घोषणा 20 फरवरी 1946 को होती है। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया जाता है। ठीक है, भारत का स्वतंत्र करने का आश्वासन कब दिया गया? 20 फरवरी 1946 को दिया गया। किसके द्वारा? क्लेमेंट एटली के द्वारा। आगे चर्चा कर ले कैबिनेट मिशन का भारत आगमन होता है। ठीक है, पहले 20 फरवरी को एटली ने घोषणा कर दी कि भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। ठीक है, आश्वासन दिया गया, उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन भारत आने के बाद आश्वासन नहीं हुआ, पहले आश्वासन दिया गया उसके बाद कैबिनेट मिशन भारत आता है। और कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? ये 24 मार्च 1946 को आता है। देखिए मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, फिर कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, वो भी मार्च में ही आता है। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 लोग यहां पर थे। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन? पैथिक लॉरेंस,
सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। ठीक है, तो ये तीनों आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखा जाए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये कब मनाया गया? ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है, बेसिकली मुस्लिम लीग जो था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यहां पर मना रहा था 16 अगस्त 1946 को। आगे देखा जाए अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती है, तो अंतरिम सरकार की स्थापना जो होती है ये 2 सितंबर 1946 को होती है। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को होती है। और नेहरू जो थे ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। कार्यकारी परिषद का जो अध्यक्ष था वो तो वायसराय था ही, और यहां पर जो उपाध्यक्ष बनाया गया, किसको बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया नेहरू को। आगे चर्चा कर ले माउंट बेटन योजना। जो माउंट बेटन योजना है, माउंट बेटन योजना कब आई? तो माउंट बेटन योजना जो थी ये 3 जून 1947 को आती है। कब आती है? आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। माउंट बेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को आई थी। भारत विभाजन की योजना इसमें प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति कब होती है? 15 अगस्त 1947 को होती है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा होती है। ठीक है, आगे चर्चा करें। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को होती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बाद देखा जाए भूदान आंदोलन जो था ये 1951 में हुआ और देखा जाए विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आज अपने इस वीडियो में देखा जाए लगभग 25 मिनट का ये वीडियो बना है और 25 मिनट के इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक को कवर किया और अच्छे से कवर किया। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए आता है, 1 नंबर आपका यहां से फिक्स हो गया। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सवाल पूछे जाएंगे तो आपसे गलत नहीं होगा परीक्षा में। ठीक है, इस चार्ट को याद रख लीजिए। और जो किताबें पत्र पत्रिकाएं होती हैं इनसे संबंधित जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा वो भी आपका गलत नहीं होगा। इन दोनों चार्ट को आज अपने इस वीडियो में आपने देखा है। वीडियो पसंद आए, आप अनावरत रूप से ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। पीपीटी के लिए और पीडीएफ के लिए भी जल्द ही प्रयास किया जा रहा है कि आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। जैसे करंट अफेयर वाली चीजें चलती हैं, आपने देखा होगा जो हमारा डेली करंट अफेयर चलता है, डेली करंट अफेयर में हम लोग डेली जो करंट अफेयर की पीडीएफ होती है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, ताकि आपको आसानी से रिवीजन करने भी सुविधा हो और रिवीजन के साथ साथ में जो आप टेस्ट वगैरह सब कुछ देते रहते हो, सारी सुविधाएं जो होती हैं उसी तरीके से इसमें भी कुछ प्लान किया जा रहा है कि आपको आसानी से सारी चीजें अवेलेबल होती रहे, उसका प्लान यहाँ पर किया जा रहा है। तो पीपीटी के लिए आप परेशान मत होइए, बिल्कुल भी पीपीटी पीडीएफ के लिए उसके आप परेशान मत होइए, जल्दी आपको इसके लिए सूचित कर दिया जाएगा कहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो पसंद है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। पिछले वीडियो पे जैसा आप लोगों ने प्यार दिया, मैं उम्मीद करता हूँ वैसा प्यार इस वीडियो पे देंगे और अनावरत रूप से वीडियो को ऐसे ही पाने के लिए आप लोग लगातार घटना चक्र टीम के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।